दूसरी तरफ अजलान बेचैन हो रहा था। वो इसे रोते हुए कभी भी नहीं देख सकता था, और अब वो जब इससे बहुत दूर बैठा था, उसके पास बैठकर उसे खामोश भी नहीं करवा सकता था, तो उसकी बेचैनी हद से सिवा थी। वो बार बार इससे कह रहा था, ज़ैनब प्लीज खामोश हो जाओ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल चुप हो जाओ, चलो सो जाओ, अब मुझे तुम्हारे रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। ज़ैनब इसकी बात मानकर बिस्तर पर लेट गई, मोबाइल इसके पास ही रहने दिया। दूसरी तरफ अजलान ने मोबाइल स्पीकर पर रखा था और साथ में वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। ज़ैनब की सांसें सुनते वो चुपचाप काम में मगन था। ऐसा तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन होता था। वो दोनों यूं ही एक दूसरे से बात करते। अजलान अपने काम में मसरूफ रहता और ज़ैनब चुपचाप नींद में चली जाती। इन दोनों के बीच एक ऐसा अनकहा रिश्ता था जिसे कोई लफ्जों में कभी बयान ही नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे से शदीद तरीन मोहब्बत करती थी। ये मोहब्बत कब के दिलों में घर कर गई इन्हें पता ही नहीं चला, और जब पता चला दोनों ही खुशी से पागल हो गए। इस हाल में अजलान ने पहल की थी और ज़ैनब शर्माई शर्माई सी उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर दिल में पागल हो रही थी। अजलान इसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली देखकर समझ गया कि वो भी इसे इतना ही पसंद करती है जितना कि वो इसे पसंद करता है। घर में इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। जब से वो इस घर में आई थी हमेशा छुई मुई सी रहती थी और उदास उदास सी नजर आती। एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, किसी से बात भी ना करती। अजलान ने कई बार उसे यूं उदास बैठे देखा तो आकर इससे बात करने की कोशिश की। उस वक्त इसका गम इतना ताज़ा था कि उसने किसी पर भी तवज्जो नहीं दी। फिर बाद में घर के कामों में मसरूफ हो गई। उसके मामू ने बहुत कहा कि तुम आगे पढ़ाई शुरू कर लो, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। इंटर के बाद उसने आगे पढ़ने का सोचा ही नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी गोया बिल्कुल ही खत्म होकर रह गई है, अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। वो ऐसी मायूसी भरी बातें करती थी तो इसको सब लोग समझाते कि मायूस होना कुफ्र है और परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा हैं। इन परेशानियों में तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। अक्सर ही वो सुबह सवेरे उठकर नमाज के बाद घर के पिछले सहन में जाकर बैठ जाती, जहां पर मौजूद थोड़ी सी कच्ची जगह पर उसकी नानी ने कुछ फल और सब्जियां वगैरह उगा रखी थी। यहां बैठकर उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। वो कई घंटे घुटनों में सर दिए चुपचाप दरख्त से टेक लगाए बैठी रहती। जिस दरख्त के नीचे वो बैठती थी उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल पर अजलान का कमरा था। अक्सर ही वो अपनी खिड़की से वहां चुपचाप बैठे देखता। कई कई घंटे वो ऐसे ही से देखता रहता था। वो इसे हमेशा इस दुनिया से बहुत ही अलग नजर आती थी, बिल्कुल खामोश और उदास सी, कभी कोई बात ही नहीं करती थी। अगर कोई कुछ पूछता भी तो हाँ हूं में जवाब देकर खामोश हो जाती। यूं लगता था जैसे जिंदगी में इसकी दिलचस्पी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, या फिर वो खुद ही जिंदगी में दिलचस्पी लेना ही नहीं चाहती। उसने अपने आप को एक जिंदा लाश तस्वुर कर लिया था। इसे ऐसा देखकर अजलान को बहुत ही बेचैनी होती थी। इसे अच्छे से याद था कि ज़ैनब तो बहुत ही हंसमुख लड़की थी, जहां भी बैठती थी रौनक लगा देती थी। उनके खानदान में जब भी कोई फंक्शन होता तो उसकी रौनक ज़ैनब ही होती थी। उसके बिना तो हर फंक्शन अधूरा और फीका फीका सा लगता था। वो एक जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन अब यूं मुरझा गई थी जैसे कभी हंसी ही ना हो। अजलान बहुत ही कोशिश करता कि वो हल्का सा मुस्कुरा ही दे, लेकिन वो तो जैसे पत्थर की मानींद हो चुकी थी। कई बार इन तमाम कजन से मिलकर इससे कहा कि आओ हम बाहर घूम कर आते हैं, घूमे फिरेंगे तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब ने सबको मना कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। सब जानती थी कि कमरे में बैठकर वो कई घंटे तक बस रोती ही रहेगी, और ये तो रोज का ही मामूल बन गया था। वो तो खाना भी बहुत थोड़ा सा खाती थी, बस एक वक्त में चंद निवाले खा लेती और इसके बाद खामोशी से बैठ जाती। हालांकि सब इसे बहुत समझाती कि खाना खाओ और अपनी सेहत पर तवज्जो दो, लेकिन बात बात पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते। यादें इसे अपने हिसार में ले लेती। खाना खाने बैठती तो अपने घर का माहौल याद आता था, अपने बाप का चेहरा और अपनी माँ के हाथों का बना खाना। ये सब वो बहुत ज्यादा मिस करती थी, लेकिन किसी से इस बात का इजहार नहीं कर पाती थी।
यहाँ आकर उसने कभी किसी से शिकवा नहीं किया, ना कभी किसी से हमदर्दी की उम्मीद रखी। अपने दिल की बात दिल में ही रख लेती। लेकिन ना जाने कैसे असलान को इसका चेहरा देखते ही सब समझ में आ जाती थी। वो इसकी आंखों में झांकता और समझ जाता कि वो कितनी ज्यादा उदास है। एक दिन वो उसके पास आकर बैठा। उस वक्त सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सुबह का मखसूस माहौल एक अलग ही सुकून दे रहा था। घर में सब लोग सो रहे थे। अमूमन 8 या 9 बजे तक उठते थे, लेकिन रोजाना की तरह ज़ैनब नमाज पढ़कर नीचे आकर बैठ गई। असलान, जो थोड़ी देर पहले ही नमाज पढ़कर आया था, वापस सोया ही नहीं। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। काफी देर करवटें लेने के बाद वो उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। वो जानता था वो आज भी वहीं पर उस दरख्त के नीचे बैठी होगी और हमेशा की तरह घुटनों में सर रखे उदासी से सामने लगे पेड़ों को देखते गहरी सोच में मुब्तला होगी। और जब उसने नीचे झांक कर देखा तो वो बिल्कुल इसी पोजीशन में बैठी सामने देख रही थी। कुछ पल तो वो चुपचाप इसे वहां से देखता रहा। फिर उसने सोचा कि अब और नहीं, आज मैं इससे जाकर बात कर ही लेता हूं। आखिर कब तक वो यूं ही बैठी रहेगी और खुद को अकेला महसूस करती रहेगी। आज मैं इसे याद दिलाऊंगा कि असल ज़ैनब कैसी थी। दिल ही दिल में फैसला करते हुए तेजी से नीचे आया। ज़ैनब ने उसके आने की आहट सुनी, लेकिन मुड़कर ना दिखा। वो किसी के आने पर भी चौंकती नहीं थी। वो अपने काम में मशगूल रहती। असलान को थोड़ा बुरा लगा कि वो इसके आने पर भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो रही है। इसीलिए वो इससे कुछ फासले पर चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक उसने कुछ नहीं बोला। ज़ैनब भी खामोश रही। इसकी खामोशी से असलान अब थक चुका था। फिर उसने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा कि देखो ज़ैनब, ऐसा कब तक चलेगा? तुम कब तक इस तरह से जीती रहोगी? कितनी बार तुम्हें समझा कर देख चुका हूं, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात समझती ही नहीं हो। आखिर किस तरह से तुम्हें बताऊं कि मैं पुरानी वाली ज़ैनब को कितना याद करता हूं। तुम्हारी खामोशी हम सबको कितना काटती है, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। हम सब तुम्हें ठीक होता देखना चाहते हैं, लेकिन तुमने तो हमें पराया समझ कर रख लिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब आसान नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी में रुक जाओगी। कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम आगे नहीं बढ़ी और हर वक्त यूं ही रही तो तुम्हारे माँ बाप को कैसा लगेगा? क्या वो तुम्हें ऐसा देखना चाहते थे? उसकी बात सुनकर ज़ैनब एकदम से चौंक गई। असलान ने देखा कि लोहा गर्म हो रहा है तो उसने मजीद चोट लगाना शुरू कर दी। फिर 1 घंटे तक वो इसे लेक्चर ही देता रहा। उसकी बातें सुनकर ज़ैनब को एहसास हुआ कि वो तो बिल्कुल ही बदल कर रह गई है। हसनान जो कुछ कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन वो भी क्या करती? उसका तो किसी के साथ बैठकर बातचीत करने को दिल ही नहीं करता था। कोई अगर इसे बात करने की कोशिश भी करता तो वो मुंह फेर कर चली जाती। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे मुखातिब भी करे। एक असलान ही था जो हिम्मत करके इससे बात कर लेता था। वो कुछ पल इसे ही देखती रही तो असलान बोला, मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूं, इतना क्या घूर रही हो? नजर लगाओगी क्या? तो ज़ैनब बेख्तियार मुस्कुरा उठी और इसे मुस्कुराता देखकर असलान का दिल खुशी से निहाल हो गया। बिलाखिर उसने 3 महीने बाद इसे मुस्कुराते देखा था। चलो शुक्र तुम मुस्कुराई तो। वो ये कहते हुए इसका हाथ पकड़कर इसे साथ लिए अंदर की तरफ चला आया और इसे मिरर के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो अपनी हालत, देखो तुम्हारे बाल कितने खराब हो रहे हैं। यूं लग रहा है कोई झाड़ी है। सबसे पहले तो इनमें कंघी करो, खुद का ख्याल रखना ही भूल चुकी हो। आंखों के नीचे हल्के कितने हैं, रो रो कर आंखें सूज चुकी हैं। आइंदा मैं तुम्हें इस हालत में ना देखूं, किसी को फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन मुझे जरूर पड़ता है। ये कहते हुए असलान की आंखों में इसके लिए अलग ही जज्बे थे, जिन्हें महसूस करके ज़ैनब एकदम खामोश सी हो गई और फिर असलान से अपना हाथ छुड़वाती वहां से भाग गई। अंदर कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और वहीं दरवाजे से लगती नीचे बैठ गई। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। कुछ लम्हे पहले उसने जो कुछ महसूस किया था और इसकी आंखों में जो जज्बे देखे थे, क्या वो सच थे? वो खुद से सवाल कर रही थी। एक लंबे अरसे बाद इसके दिल ने कुछ और महसूस किया था। कई घंटे वो अपने कमरे में बंद रही
اور اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسری طرف اذلان بھی خود پر کافی حیران تھا۔ اس نے غصہ بن جانے میں کہا تھا، لیکن اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب کہہ کر اس کا دل بہت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ وہ کمرے میں ٹہلتے مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور اس کی اماں اندر داخل ہوئی اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، اتنی صبح صبح مسکرا رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ چلو ناشتہ کر لو۔ ناشتہ لگوا دیا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تو اذلان شیشے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ واقعی میں وہ بار بار بے ساختہ مسکرائے جا رہا تھا۔ شاید ایک لمحے کا اثر ان دونوں پر بہت ہی گہرا ہوا تھا۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر آ چکے تھے۔ اس کی اماں نے ملازمہ سے کہا کہ ایک پلیٹ میں ناشتہ رکھ کر زینب کو بھی دے آؤ۔ زینب ایسا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ تو کھانا ہی بہت کم کھاتی تھی، اسی لیے زبردستی ہی صحیح، لیکن اس کے لیے کھانا کمرے میں بھجوا دیا جاتا تھا تاکہ وہ تھوڑا بہت ہی صحیح پر کھا لے۔ لیکن اس وقت سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اندر سے زینب کو آتے دیکھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھینچ کر اس پر بیٹھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر بے ساختہ خوشی کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ آج کتنے عرصے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے والی تھی۔ انہیں اتنا زیادہ خوش دیکھ کر زینب کو تھوڑا سا دکھ ہوا کہ اس نے اتنا عرصہ ان سب کو پریشانی میں مبتلا رکھا۔ وہ سب اس کا کتنا دھیان رکھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بھی یارو مددگار سمجھ رہی تھی۔ زینب نے اپنے دکھ میں اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوچنے لگی کہ آج کچھ خاص بناؤں۔ سب کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک لمحہ عرصہ ہو گیا تھا اس نے کچھ خاص نہیں بنایا تھا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اذلان کی ماں وہاں پر آئی اور انہوں نے جب اسے کچن میں کام کرتے دیکھا تو حیران رہ گئی اور کہا، زینب بیٹے خیریت تو ہے؟ آج اتنے عرصے بعد تم کچن میں کام کے لیے آئی ہو، تمہیں یوں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، ورنہ تمہارے ماموں تو بہت پریشان رہتے تھے کہ کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ دیکھنا اب جب انہیں پتہ چلے گا کہ آج کا کھانا تم بنا رہی ہو تو وہ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ اپنی مامی کی بات سن کر زینب ہی مسکرا اٹھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے ماموں اس کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ آج وہ ان سب کے شکوے اور شکایت مٹانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ اسی وقت اذلان وہاں آ گیا اور بولا، سنا ہے آج کا کھانا تم بنا رہی ہو، چلو آؤ میں تمہاری مدد کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آستینوں اوپر چڑھا کر ایپرن پہننے لگا۔ زینب فوراً سے گھبرا گئی۔ پہلے ہی وہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی اور اب وہ اس کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اذلان نے اپنا نچلا ہونٹ کچلا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اسے یوں تنگ کر کے اس سے الگ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد اس نے زینب کو پرانے روپ میں واپس آتے دیکھا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہے، اور پھر بے ساختہ ہی اس کے دل نے چپکے سے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی میرے پاس رہے۔ وہ فوراً سے چونک اٹھا اور اپنی نگاہوں کا رخ بدل دیا۔ زینب جانتی تھی کہ وہ مستقل اسے ہی دیکھ رہا ہے، اسی لیے کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بار بار بہت بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اس نے اس کی طرف مڑ کر کہا کہ اذلان پلیز تم یہاں سے باہر چلے جاؤ، میں اکیلے کام سنبھال لوں گی۔ میرے ساتھ ملازمین کام کرنے کے لیے ہے نا، تو تمہیں یہاں پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے یہاں ہوتے ہوئے میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گی۔ اذلان اس کی بات سن کر مسکرا اٹھا اور بولا، کیوں، میرے پاس رہنے سے تمہیں کام کرنے میں کیسی تکلیف؟ میرے رہتے ہوئے تم کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، لیکن زینب نے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو اس کا دل اس سے کہہ رہا ہے وہی زینب کا دل بھی کہنا چاہ رہا ہے۔ دونوں دل شاید ایک ہی تال پر دھڑک رہے ہیں۔ وہ جہاں بھی زینب کو دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے اس کی نگاہوں کو اس کی ہی تلاش تھی۔ زینب محسوس کر رہی تھی کہ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ گھبرا سی جاتی اور اس سے دور دور رہنے لگی، لیکن کب تک دور رہ سکتی تھی؟ رات کے کھانے کا وقت اذلان نے اسے فوراً سے کمرے میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، میرے ساتھ چھت پر چلو۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے
वो समझ गई कि वो इससे बात करना चाहता है, लेकिन ज़ैनब इससे घबरा रही थी और कोई भी बात नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए उसने नींद का बहाना बनाया और जमाई लेते हुए कहने लगी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बस मैं अभी बिस्तर पर जाकर सोना चाहती हूँ। लेकिन अजलान ने फौरन से कॉफी का मग आगे किया और कहा कि जब तुम ये पियोगी तो तुम्हारी सारी नींद भाग जाएगी। अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुम जल्दी से मेरे साथ छत पर आओ। नाचार ज़ैनब उसके पीछे ही छत पर आ गई। एक तरफ बेंच रखा हुआ था और आसपास बहुत से पौधे लगे हुए थे। इस घर में जगह जगह पौधे थे और ये पौधे इसकी नानी ने ही लगाए थे। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था। ज़ैनब चुपचाप कॉफी का कप उठाकर कॉफी पीने लगी। फिर अजलान ने से बात करना शुरू की और कहा कि तुम मुझे बचपन से जानती हो, बल्कि हम दोनों में हमेशा बहुत ही अच्छी दोस्ती भी रही है। लेकिन अब मुझे यूं लगता है जैसे मेरा दिल तुम्हारे लिए मुझसे कुछ और ही तकाजा करता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही जगह है और मेरा दिल तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचने लगा है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे ये लगता है जैसे तुम्हारे साथ भी यही सब हो रहा है। ये कहते उसने ज़ैनब की आंखों में झांका तो वो, जो बहुत ही ध्यान से इसकी बात सुन रही थी, एकदम घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और कॉफी का कप वहीं रखकर भाग गई। अजलान बेसाख्ता मुस्कुरा उठा और समझ गया कि वाकई में ऐसी ही बात है। फिर वो काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा और ज़ैनब के बारे में ही सोचता रहा। ज़ैनब एक बहुत ही अलग लड़की थी, एक जिंदा दिल लड़की। बस उसके माँ बाप की अचानक वफात ने उसे बदल कर रख दिया था। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। जब जो चाहा इसके माँ बाप ने इसे दे दिया। शहर की सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ती थी और बाद में शहर के सबसे बड़े कॉलेज में इसका दाखिला करवाया गया। पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए इसके माँ बाप चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। वो खुद भी डॉक्टर ही बनना चाहती थी। इसके बहुत से ख्वाब थे, इसे पूरी दुनिया घूमनी थी। उसने कभी भी अपनी जिंदगी को अपने माँ बाप के बिना सोचा ही नहीं था। हमेशा अपने हर प्लान में उसने अपने माँ बाप को शामिल किए रखा। लेकिन इसे पता ही नहीं था कि जल्द ही इसकी जिंदगी एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होने वाली है। वो जिन लोगों का बना रहने का सोच भी नहीं सकती थी, वही इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। जब इसे खबर मिली कि इसके माँ बाप एक्सीडेंट में चल बसे हैं, तो इसका दिमाग इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहा था। काफी देर तक इसे समझ ही नहीं आई कि जो कुछ इसे बताया गया है उसका मतलब क्या है। और जब इसे समझ लगी तो यूं लगा जैसे सारी दुनिया ही इसके लिए खत्म हो गई है। यूं जैसे सब बेगाने हैं, वो किसी को नहीं जानती, सब इसके लिए अजनबी हैं। एक पल में सब कुछ बदल कर रह गया था। उसने तो ना जाने क्या कुछ सोच रखा था, और अब उसके माँ बाप यूं बीच राह में उसे छोड़कर चले गए थे। वो तो इनके बिना जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। उनके जनाजे देखकर इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। सब लोग इसके आसपास बैठे उसे तसल्ली दे रहे थे और इसे सब्र की तलकीन कर रहे थे, लेकिन वो तो जैसे अपने हवासों में ही नहीं थी। उसके मामू लोग भी वहीं पर मौजूद थे। सब इसकी खराब होती हालत से परेशान थे। फिर इसे सुकून का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। जब वो उठी तो देखा कि इसके माँ बाप का जनाजा वहां नहीं था। इन्हें दफनाने के लिए काफी देर पहले ही ले जाया गया था। जनाजा पढ़ाकर इन्हें दफना भी दिया होगा। और वो एक बार फिर से रोने लग गई। उसके मामू ने इसे खामोश करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हुए। फिर उन्होंने एक फैसला किया और कहा कि तुम यहां नहीं रुक सकती हो। लेकिन वो यहां से जाने का सोच भी नहीं सकती थी। सारे दरो दीवार से इसके माँ बाप की यादें जुड़ी थी। हर कदम पर उनकी यादें बिखरी पड़ी थी। वो आखिर कैसे ये सब छोड़कर जा सकती थी। उसने अपने मामू से जिद की और कहा कि मैं यहीं रहूंगी। उन्होंने इसे 1 हफ्ते तक रहने की इजाजत दे दी और साथ में अपनी बीवी को भी वहीं छोड़ दिया। उसकी मामी इसका बहुत ही ध्यान रखती थी, यहां तक कि इसकी नानी भी वहीं रह रही थी। सब इसको बार बार समझाने की कोशिश करते। कभी कभी अजनान भी मिलने आ जाता था और फिर 1 हफ्ते बाद उसके मामू जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आ गए। वो अकेली लड़की को वहां कब तक छोड़ सकते थे, और इसकी हालत भी ठीक नहीं थी। इसीलिए बेहतर यही था कि वो इसे अपने साथ अपने घर ले जाते। इसीलिए जब उसने इनके साथ जाने से मना किया तो उसके मामू ने इसे पास बिठाकर बहुत समझाया और कहा कि यही ठीक है कि तुम हमारे साथ चलकर रहो। तुम्हारा यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है।
मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा कि उनके बाद उनकी बेटी का ख्याल भी न रख सका। चलो अब तुम तैयार हो जाओ। अपने मामू के कहने पर उसने ना चाहते हुए भी अपना सामान बांधा। जब उनके साथ अपनी नानी के घर आई तो सबने इसका खुशदिली से इस्तकबाल किया। इसके लिए कमरा पहले से ही तैयार किया गया था। वो कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। अंधेरा किए वो एक कोने में बैठी घुटनों में सर रखे अपने ऊपर गुजरे हादसे के बारे में ही सोचे जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कजन उसके पास आई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उस दिन के बाद से उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। ना किसी से बात करती और ना ही कमरे से बाहर निकलती। बस सुबह सवेरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती। अजनान उसकी ऐसी हालत को देखकर बहुत ही अफसुर्दा रहता था, लेकिन कोई भी इसे समझा नहीं पा रहा था। उसकी नानी ने कहा कि बच्ची पर जबरदस्ती मत करो, कुछ वक्त इसे दो, इसके बाद ही वो संभल पाएगी। उसके माँ बाप को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। लेकिन फिर 1 महीना, 2 महीना और फिर 3 महीने गुजर गए। ना वो ठीक से कुछ खा रही थी और ना ही सो रही थी। बार बार उसकी तबीयत खराब हो जाती। पढ़ाई भी उसने जारी नहीं रखी, सब कुछ उसने छोड़ दिया। उसकी खराब और अफसुर्दा हालत से सब परेशान थे। डॉक्टर्स कहते कि इसे सुकून और अच्छी खुराक की जरूरत है, लेकिन वो खाना ही नहीं खाती थी। ऐसे में अजनान ने इसे बात करके इसे अच्छे से समझाया और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ वापस लाना शुरू कर दिया। उसका ये बदला रूप देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे कि शुक्र है कि इसने हंसना बोलना शुरू कर दिया है। इन्हें लग रहा था कि कुछ ही अरसे में वो अपनी पढ़ाई भी वापस शुरू कर देगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि ये ख्वाब मैंने अपने माँ बाप के साथ देखा था, अब वो नहीं है, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं की जाएगी। वो पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती और थोड़ा बहुत अजनान से बात कर लेती। अजनान के साथ इसका वक्त बहुत ही अच्छा गुजरता था। वो हमेशा इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। अजनान पढ़ाई में बहुत अच्छा था और इसका इरादा था कि वो कुछ ही सालों में बाहर मुल्क जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। वो बाहर मुल्क से ही डिग्री लेना चाहता था। उसने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। इसे उम्मीद थी कि इसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसने ज़ैनब से भी दुआ करने को कहा था और ज़ैनब तो उसके लिए दिल से दुआ करती थी। वो चाहती थी कि वो अपने सारे ख्वाबों को पूरा करे और इसका कोई ख्वाब अधूरा न रहे। अजनान ने कई बार इससे बात की और कहा कि तुम भी आगे पढ़ना शुरू कर दो, इस तरह तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा, लेकिन वो हर बार की तरह मना करती थी। वो क्या बताती कि अब पढ़ाई से इसका दिल मुकम्मल तौर पर उचाट हो गया है। वो अब चाहकर भी नहीं पढ़ सकती। अगर उसके माँ बाप जिंदा होते, अभी हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होते और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही होती। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया था। इसे पढ़ने को दिल ही नहीं करता था, इसीलिए सबके लाख कहने पर भी वो ना मानी। एक दिन अजनान ने सुना कि सब घर के बड़े ज़ैनब के बारे में ही बात कर रहे थे। उनका ख्याल था कि ज़ैनब की अब शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी इसे इसके घर का तो करना ही था, तो वक्त पर ही ये काम कर देना चाहिए। ये सुनते ही अजलान एकदम से घबरा गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अभी तो मोहब्बत की कली इसके दिल में खिली थी और वो फूल बनने से पहले ही ये लोग मुरझा देना चाहते थे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ये कहते वो तेजी से वहां से भागा और सीधा ज़ैनब के पास आया। ज़ैनब अपने कमरे में बैठी कपड़े इस्त्री कर रही थी। अजलान को यूं हड़बड़ी में अपने पास आते देखकर बोली, क्या हुआ अजलान, खैरियत तो है? ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना परेशान नजर आ रहे हो? अजलान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो कभी भी इस तरह से पेश नहीं होता था, इसीलिए ज़ैनब भी घबरा गई कि आखिर हुआ क्या है। फिर अजलान ने इससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? इसके अचानक पूछने पर ज़ैनब को कुछ समझ ही ना आया कि क्या जवाब दे, और अजलान को जवाब की जरूरत ही नहीं थी। वो जानता था कि वो भी इससे शादी करना चाहती है, इसीलिए वो फौरन से अपने अब्बा के पास आया और बोला, मुझे ज़ैनब पसंद है और मैं बाहर जाने से पहले इससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने सब इतना अचानक कहा कि सब मुंह खोलकर इसे देखने लगे। बहरहाल उसने फैसला कर लिया था और सबको बता दिया था कि मैं इसे काफी वक्त से पसंद करता हूँ और मुझे यकीन है कि वो भी मुझे दिल से कबूल करेगी। आप लोग चाहे तो एक बार इससे पूछ सकते हैं, अगर वो हाँ करती है तो आप लोग मेरा निकाह कर देना। ये सब कहकर वो फौरन से अपने कमरे में चला गया। पीछे सब अब तक हैरत में मुब्तला थे। उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था
फिर ज़ैनब की नानी ने कहा कि ये सही है, घर की बच्ची घर पर रह जाएगी। अगर हम इसे कहीं और रुखसत करते तो पता नहीं आगे वाले क्या सलूक करते। और अपने बच्चे के बारे में तो हम सभी जानते हैं, वो यहाँ पर खुश रहेगी, बस एक बार इससे पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने ज़ैनब को अपने पास बुलाया और इससे कहा कि तुम्हें अज़नान कैसा लगता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। ज़ैनब ने शर्मा कर सर झुका दिया और कहा ठीक है, अगर आप लोग राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। इतने अरसे बाद इस घर में खुशियां लौट कर आई थीं, लेकिन कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि कुछ ही अरसे बाद ये तमाम खुशियां दुख में बदलने वाली हैं। पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया। ज़ैनब के मामू का ख्याल था कि निकाह की एक बहुत बड़ी तकरीब रखी जाए। हसनान और ज़ैनब बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाएगी। घर में निकाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी थीं। निकाह के दिन ज़ैनब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसे शहर के सबसे महंगे पार्लर से तैयार करवाया गया था। बार बार अपने माँ बाप को याद करती तो उसकी आंखें भीग रही थीं, लेकिन सब इसे तसल्ली दे रहे थे। जब उसने निकाहनामे पर साइन किए तो उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार ही गिर रहे थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अज़नान की हो चुकी है। सबने ये तय किया कि अज़नान जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आएगा तब इन दोनों की रुखसती कर दी जाएगी। अज़नान का तो बस नहीं चल रहा था कि रुखसती भी अभी ही करवा ले। सब इसकी बेताबी देखकर इसका खूब रिकॉर्ड लगा रहे थे। ज़ैनब शर्माई शर्माई सी बैठी थी और अज़नान बार बार इसके कान में झुककर प्यार भरी सरगोशियां कर रहा था। निकाह की तकरीब खत्म हुई तो वो सब लोग थके हारे अंदर आकर अपने अपने बिस्तरों पर पड़ गए। ऐसे में सिर्फ अज़नान और ज़ैनब थे जो जाग रहे थे। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बहुत ही बेचैन हो रहे थे। तकरीब के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। इसीलिए अज़नान अब इससे बात करने और इसे यकीन दिलाना चाहता था कि वो हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा, कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अज़नान के अगले हफ्ते की लंदन की फ्लाइट थी। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो ज़ैनब को यहाँ छोड़कर जाए, लेकिन मजबूरी थी। वो ज़ैनब के कमरे की तरफ आया और दरवाज़ा बजाया। ज़ैनब जानती थी कि यह अज़नान ही है, इसीलिए उसने बिना कुछ पूछे दरवाज़ा खोल दिया। अब तक वो निकाह के लिबास में ही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अज़नान बेसाख्ता इसकी तरफ देखता चला गया। आगे बढ़कर उसने इसके गालों को छुआ। उसकी इस हरकत पर ज़ैनब का दिल बहुत तेजी से धड़का। अब रिश्ता बदल गया था। वो जज्बात भी मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे और इसे पूरे हक से देख रहा था। उसके ऐसे देखने पर ज़ैनब घबरा गई। उसने अज़नान से कहा, अज़नान रात बहुत हो गई है, अब मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन अज़नान तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था और की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वो मुसलसल इसकी तरफ बढ़ रहा था। बिना एक लफ्ज़ कहे वो इससे इजहार कर रहा था। इसके इस तरह करने पर ज़ैनब भी खुद पर काबू न रख सकी और खुद को मुकम्मल तौर पर इसके हवाले कर दिया। रात कब और कैसे गुजरी दोनों को पता ही नहीं चला। अगली सुबह अज़नान की आंख खोली तो देखा सुबह के 8 बज रहे थे। पहले तो इसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, लेकिन फिर जब पास लेटी ज़ैनब को देखा तो बेसाख्ता इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो फौरन से बिस्तर से उठा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। शुक्र था कि इस वक्त सब सो रहे थे, वरना इतनी सुबह से ज़ैनब के कमरे से निकलते देखते तो ना जाने क्या कुछ कहते। वो इस वक्त किसी के भी सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं था। ज़ैनब जब उठी तो देखा कि वो कब का वहां से जा चुका था। वो एकदम से परेशान हो गई। जज्बात में उसने ऐसा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब क्या करेगी। फिर वो अज़नान से काफी दूर दूर रहने लगी। हालांकि अज़नान ने इसे काफी समझाने की कोशिश की कि हम दोनों का निकाह हो चुका है, घबराने की कोई बात नहीं है, और फिर वो वहां से चला गया। लंदन जाकर वो रोजाना से फोन करता और इससे घंटों बैठकर बातें करता रहता था। कभी वीडियो कॉल पर तो कभी वॉइस कॉल पर। उसकी आवाज सुने बिना इसे सुकून नहीं मिलता था। दूसरी तरफ ज़ैनब का भी यही हाल था। वो इससे बात करते करते ही सो जाती थी और जब सुबह उठती तो देखती उसका मोबाइल बैटरी खत्म हो जाने की वजह से बंद पड़ा होता। उसके बिना वो कैसे दिन काट रही थी ये से ही पता था। वो रोजाना इससे पूछती कि तुम कब वापस आओगे, और अज़नान बेचारगी से इसे दिलासे देने लगता। वो जानता था कि वो 5 साल से पहले तो वापस नहीं आ सकता,
यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी कर रहा था, लेकिन ज़ैनब से दूरी सहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने सोचा कि कुछ ही अरसे में पैसे जमा करके यहाँ रहने का अच्छा बंदोबस्त करने के बाद ज़ैनब को अपने पास ही बुला लूंगा। अभी वो ये सब मंसूबे बना ही रहा था कि ज़ैनब ने इसे खबर दी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर अजनान को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसे तो खामोश करवा दिया और इसे तसल्ली दे दी कि कुछ भी नहीं होगा, परेशान नहीं हो। लेकिन खुद वो परेशानी में मुब्तला हो गया। वो जानता था कि अगर घर में किसी को ये बात पता चली तो ज़ैनब की जिंदगी अजीरन कर दी जाएगी। सब इसे इल्जाम देंगे और इसे बदकिरदार समझेंगे। हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं था और ना ही वो इतनी दूर बैठकर हकीकत इन्हें समझा सकता था। इस सब का एक ही हल इसे नजर आया था कि वो जल्द से जल्द वापस आए और रुखसती करवा ले, चाहे किसी भी तरह से। लेकिन वो अब रुखसती करवाना चाहता था। यूं ज़ैनब पर कोई आंच ना आती। उसने ज़ैनब को भी कहा कि मैं वापस आ रहा हूं, हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर ज़ैनब को थोड़ा हौसला मिला। वो जानती थी कि वो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहेगा, जैसा कि उसने वादा किया था। अब वो फौरन से वापस आ रहा था। ज़ैनब उसकी वापसी की खुशी में मगन थी। जिस दिन उसने वापस आना था वो खूब दिल लगाकर तैयार हुई। उसके इंतजार में बैठी बहुत ही बेचैन नजर आ रही थी। तभी उसके मामू के फोन पर एक कॉल आई। वो घबराए घबराए से घर से बाहर चले गए और जब वापस आए तो पता चला कि एक्सीडेंट में अजलान की मौत हो गई है। ये खबर ज़ैनब पर बिजली बन कर गिरी। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो तो इसके लिए यहाँ पर आ रहा था और हमेशा के लिए ही से दूर हो गया था। घर भर में एक सोग सी कैफियत फैल चुकी थी। हर कोई अपने अपने गम में मुब्तला था। सबको इसकी वापसी का बहुत इंतजार था। लेकिन ज़ैनब ये सोच रही थी कि अब इसके बच्चे का क्या होगा। जब इन लोगों को पता चलेगा कि मैं मां बनने वाली हूं, तब ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा कि ये बच्चा अजलान का है? पता नहीं मैं कैसे समझा पाऊंगी। वो दिन रात बस यही कुछ सोचती, परेशान रहती, लेकिन कोई भी हल सुझाई नहीं देता। एक दिन वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। घर पर डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर ने इसका मुआयना किया तो कहा कि ये तो हामला है, इसको इसकी खुराक का खास ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही इसके घर वाले हैरान हो गए और सब लोग जो पहले से इससे बहुत प्यार करते थे अब कहने लगे, कहाँ तूने मुंह काला किया है। उसने बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये बच्चा अजलान का है और अजलान इसी वजह से वापस आ रहा था, मगर किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया और इसे बदकिरदार कहकर धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो इनकी मिन्नतें करती रही कि मैं कहाँ जाऊंगी। इसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी क्योंकि उसके माँ बाप का घर भी बिक चुका था। उसके मामू ने वो घर बेचकर सारी रकम उसके अकाउंट में डलवा दी थी। अब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जाकर वो पनाह लेती। वो सड़क पर बेसहारा बैठी रो रही थी। उसी वक्त एक बहुत बड़ी गाड़ी, गालिबन लैंड क्रूजर, उसके पास आकर रुकी। उसने बेख्तियार सर उठाकर देखा तो उसमें से एक शख्स निकलकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो हैरत से इसे देखे जा रही थी। तभी उसने अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं अजलान का बहुत ही करीबी दोस्त हूँ। उसने मुझे आपके बारे में सब बताया था और आपका ख्याल रखने का वादा लिया था। जब मुझे पता चला कि आपके घर वाले आप पर नाराज हैं तो मैं आपकी खैरियत मालूम करने आया, तो आप मुझे यूं रास्ते में पड़ी नजर आई। चले उठे, मेरे साथ चले। पहले तो ज़ैनब इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर जब उसने बताया कि आप अजलान के बच्चे की मां बनने वाली हैं तो उसे यकीन आ गया कि यह अजलान का दोस्त है। वो इसके साथ एक बड़े से बंगले में चली आई। उसके दोस्त ने इससे कहा कि जब तक तुम्हारी इद्दत खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम यहां आसानी से रह सकती हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर वो इसके घर वालों के पास गया और इन्हें सारी बात बताई। उसके मामू वगैरह को बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन ज़ैनब ने उनके पास वापस आने से इनकार कर दिया। वो अकेली रहना चाहती थी। जब उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत खुश थी। तकरीबन वो 1 साल का होगा जब अजलान का वो दोस्त इसके पास आया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यकीन मानो, तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। उसकी बात सुनकर ज़ैनब मान गई और इन दोनों की शादी हो गई। ज़ैनब अपने मामू वगैरह से मिलने भी आई। सबने से माफी मांगी क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में से बदकिरदार कहकर धक्के देकर घर से निकाल दिया था। और अब जब सारी हकीकत पता चली
تو وہ لوگ اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ تھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ان کا بیٹا پوری طرح سے اسنان پر ہی گیا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھی اور خوشیوں بھری زندگی جی رہی ہے۔